ऑडिबल ऑडिबल ऑल क्लियर ऑल राइट. So hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 9 of our chapter 2 structure of an atom. Am I clearly audible and visible to all my students? Please let me know in the chat box. सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई और दिखाई दे रही है, मतलब आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ. हाँ जी भाई बता दो एक बार जल्दी जल्दी से बता दो. ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड. क्या बात है. ओके ओके डन डन डन. चलो भाई तो रिवीजन करके आए हमारे बच्चे. रिवीजन करके आए हमारे बच्चे. ऑल गुड. क्या बात है. हाय 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 शशांक. हाय दिव्यांश, साहिमा, आराधना, आराध्या, पायल, मयंक और कौन है भाई, अनमोल, दीप्तांशु, चाहत, दीप्रा, वैष्णवी, सिमरनप्रीत, माही, जसप्रीत, इकजोत, एकता, अल्ताफ. अरे यार बहुत सारे नाम हो गए. हाय तापुर मैम. हाय एवरीवन. हाय 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 हाय. मिस एक्सेप्शन को हाय कर दो यार. तो आज के हम लेक्चर नंबर 9 के साथ. आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है. दो ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से टॉपिक होते हैं और इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं कोशिश करना इसमें तुम्हें मजा आए. देखो तुम कोशिश ही कर सकते हो. अगर तुम्हें मजा नहीं आई तो ये मजा थोड़ा सजा में बदल जाती है बहुत जल्दी. जो भी चीजें आप आज की क्लास में पढ़ोगे, स्पेशली कल वाली क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में आने वाले 2-3 दिनों में जो भी पढ़ने वाले हो वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग 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 सेशन. ठीक है चलो. हाय 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 गुड इवनिंग एवरीवन. ज्यादा हाय लेनी और देनी नहीं है बेटा, है ना, ऑलरेडी, है ना. ज्यादा हाय ना ही तो लेना है ना ही तो देना है. ऑलरेडी पता नहीं किसकी लगी हुई है. आई मीन लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. तो भाई आपको याद है ना, आपको याद है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी आए थे और आइंस्टाइन जी के हिसाब से ये जो वेव का नेचर है लाइट का, ये जो वेव का नेचर शो कर रही है लाइट, सिर्फ ये एकलौता नेचर नहीं है, ये लाइट भी दोगली निकली. समझ रहे हो तुम? मतलब सिर्फ उसका नेचर बेटा दोगलेपन का नहीं था, लाइट का नेचर भी दोगलेपन का है. तुम रोना नहीं. तो यहाँ पे भी डुअल नेचर है लाइट का, यानी कि जो हमारी लाइट होती है वो वेव नेचर भी शो करती है पर साथ ही पार्टिकल नेचर भी शो करती है. लाइट का वेव नेचर जो होता है वो डिफ्रैक्शन वगैरह बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट हुए थे पहले, बहुत पहले, जिससे ये चीज पता लग चुकी थी लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में. पर यहाँ पे हमने जितनी बातें पढ़ी हमने उस ईयर से बातें पढ़ना शुरू करी जहां पे लाइट का एक और नेचर पता चला जो कि स्पेसिफिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताया गया कि भाई लाइट जो है ये एक फोटोन की तरह है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की तरह है. तो जब हम सोचते हैं ना कि ऐसे कोई मेटल की प्लेट पे कोई ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज के या लाइट भेज के कि और इससे टकराई होगी ना, तो दरअसल इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी से बाहर निकल रहा है. तो ये चीज कंफर्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि लाइट की पैकेट्स ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर कर रहा है उस मेटल की प्लेट के इलेक्ट्रॉन को. फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. तो यहां से हमें पता चला लाइट का डुअल नेचर. लाइट कैन बिहेव एज अ, क्या बोलते हैं, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. पार्टिकल नेचर भी हमारा लाइट जो है वो दिखा सकती है. ठीक है, जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर भी दिखा सकती है. यहां से ये वाली बात क्लियर हुई. ठीक है भाई. चलो 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 चलो. ये इसी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने सोचा क्या बात है, फिर मैंने देखा वो फैन की आवाज थी शायद. हाँ जी भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. मैम आवाज आ रही है. क्या बात है बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आवाज आ सकती है तुम्हें. अच्छी बात है. कोई पूछ रहा है टेस्ट कब होगा. टेस्ट कल आपको मिल जाएगा. मिल जाएगा यार, तुम लोग तो अलग ही उत्सुक हो चुके हो टेस्ट के लिए. कल मिल जाएगा टेस्ट. टेस्ट अच्छे से टेस्ट दो, है ना. ये नहीं कि मतलब पता चला चैट जीपीटी से ही पूरा टेस्ट दे दिया. बेटा समझ के देना, ये कोई जल्दबाजी वाले काम मत करना है कि हमको बस टेस्ट देने के लिए टेस्ट देना है. अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और जो क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करना उसी तरीके से करना कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है. ठीक है चलो भाई. तो यहां से हमें पता चल गया लाइट का वेव नेचर भी है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और हमें पता चल गया जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, सिर्फ लाइट नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये सारी की सारी रेडिएशंस डुअल नेचर दिखाती हैं. डुअल नेचर मतलब ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों नेचर ये दिखाती हैं. ठीक है चलो भाई. अब आते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस. ठीक है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस क्या होता है? बड़ा ही प्यारी सी एक कॉन्सेप्ट है. तो वो होता है ना, जब मम्मी आती हैं और मम्मी कहती हैं कि ये लो बेटा मैगी, तो दो बच्चों को मम्मी मैगी देती है ना.
तो मान लो मम्मी ने किसी एक को yippee दे दी, किसी एक को मैगी दे दी, मैगी वाले नूडल्स, तो क्या होता है? कुछ नहीं मैम, प्यार से, प्यार मतलब ऐसे बाल वाल पकड़ के अपने सिबलिंग के ना, मैगी दे दे मुझे, yippee तू ले ले, ये वाला थोड़ा सा प्यार हम लोग के बीच में हो जाता है और फिर हम ऐसा करते हैं, फिर हम मम्मी को चिल्लाते हैं कि मम्मी यार उसे अगर मैगी दी तो मुझे भी मैगी चाहिए ना, हमें थोड़ा, तुम ऐसा कह रही हो ना मैम, मम्मी उसको yippee, उस तुम्हारे हिसाब से मम्मी, आपके हिसाब से उसको मैगी पसंद है ना, तो मुझे भी मैगी पसंद है क्योंकि उसे पसंद है, नो मैटर मेरी पसंद नापसंद क्या है, पर उसे पसंद है तो मुझे मैगी पसंद है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, फुल स्टॉप, है ना। अगर उसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी, मेरे ऊपर भी सुंदर लग सकती है क्या यार, अरे तुम हुस्न परी जाने जहां, सबसे हंसी सबसे जवां, हम भी उठा लेते हैं यार ये ऑरेंज वाली शर्ट, तो मतलब ये जो बात चलती है, ऐसे ही डी ब्रोई जी आए, इन्होंने बोला कि एक मिनट, थोड़ी सी जरा सा दिमाग में जोर डालता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का कहना है ये जो लाइट है, जो एक वेव है, ये वेव नहीं पार्टिकल है। एक सेकेंड, मतलब एल्बर्ट भाई तुम ये कह रहे हो कि जो लाइट का वेव नेचर सदियों से चलता आ रहा है, तुम्हारे हिसाब से इसका सिर्फ वेव नेचर है ही नहीं, आपके हिसाब से इनके पास पार्टिकल नेचर है। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल, अच्छा एक सेकेंड, लाइट, अच्छा लाइट की बात कर रहे हो, ठीक है, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप बोल रहे पार्टिकल है, हाँ जी, पार्टिकल मतलब फोटोन है, हाँ जी, फोटोन मतलब एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, हाँ जी, स्मॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन की तरह है क्या फोटोन? तो मतलब सोचने वाली बात है, हाँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अच्छी खासी स्पीड है, ठीक है। अरे तुम मेरे इलेक्ट्रॉन भैया को जानते हो, हमारे इलेक्ट्रॉन भैया को जानते हो? इलेक्ट्रॉन वो तुमने देखा है, तुमने वो देखा है, बुआ घर आती है, कभी बुआ घर आती है तो बड़ी मजा आती है ना, बुआ मौसी ऐसे, मुझे नहीं पता भाई, बुआ तो ऐसे ही बदनाम है, मामा मामी भी कम नहीं होते हैं है ना, तो किसी के मामा मामी आते हैं कुछ होता है, मतलब ऐसे, चलो बुआ का एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सल एक फैक्ट, तो बुआ आती है, बुआ कहती है कि क्या कह रही हो, तुम्हारे बच्चे के 97% है, अरे ये बैठे ना, 98 से कम नहीं है हमारा बंदा, मतलब बच्चा तो कम ही नहीं है 98 से, 97 तो बेटा जिस दिन नहीं पढ़ता उस दिन लाता है ये, है ना। फिर उससे बोला जाता है कि लेट्स से सामने वाली पार्टी ने बोल दिया, जो सामने रिलेटिव बैठे उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये इसका तो डांसिंग स्किल हमारे बच्चे की बहुत अच्छी है, डांसिंग स्किल, नाच नाच बेटा नाच, अभी नाच, अभी कुछ भी कर, अरे भैया जो डांसिंग इसके जो चर्चे है ना डांसिंग के, हम क्या बताएं, कमी नहीं लड़के में हमारे, कोई कमी नहीं, तुम्हारे लड़के में एक सेकंड बाद सांस लेता होगा पर ये जल्दी लेता है, ये हमारा बेटा दुनिया में सबसे आगे, ऐसा होता है ना, बस वही। तो हम बोल रहे कि फोटोन बहुत छोटा सा पार्टिकल है, स्पीड ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन की बात करो, फोटोन छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की तुम्हें स्पीड पता है कितनी है? 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओ थोड़ा सा धीरे, अरे पर ऑलमोस्ट तो बराबर है ना, थोड़ा ही तो धीरे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास पता है 3.1 10⁻31 है ना, इसके आसपास होगा किलोग्राम के हिसाब से अगर लिख रहे हो तो, ठीक है। तो भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ ऐसे ही बोलोगे ना यार यही तो बात हुई ना, हाँ, तो हमने बोला भाई, सॉरी मैंने गलती से 3 लिख दिया, 9.1 है ना, तो भाई ये जो हमारा पूरी कहानी है ना, इलेक्ट्रॉन को तुम देखो बहुत हद तक फोटोन जैसा है कि नहीं, बताओ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो यार, व्हाट डू यू वांट टू से एग्जैक्टली, बोल दो, इतना शर्मा क्यों रहे हो। तो फिर देखो सिंपल सी बात है, अगर लाइट जो एक वेव है, आप कह रहे हो ये पार्टिकल है, तो हमारा लड़का इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, क्या ये वेव है? समझे कि नहीं? समझा नहीं अभी समझाते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि लाइट जो कि एक वेव है, ये एक पार्टिकल भी है, पार्टिकल की तरह भी रह सकता है, काम कर सकता है, पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, क्या इसे हम वेव नहीं बोल सकते? एंड इसे बोला गया हाइपोथेसिस। हीजनबर्ग हाइपोथेसिस क्यों बोला गया? हाइपोथेसिस है ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब ये कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है हाइपोथेटिकली,
हाइपोथेटिकली वर्ल्ड में जी रहे हो क्या? क्या क्या सोच रहे हो मन में? ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाइपोथेसिस, ऐसा हो सकता है इनके हिसाब से, ऐसा हो गया, प्रूव हुआ, कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ कंफर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा तो मैम मजाक चल रहा होगा क्या? हम पढ़ ऐसे रहे इसको, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, बहुत बेहतरीन थियरी है, बहुत अच्छी थियरी है, आगे चल के बहुत सक्सेस मिली इस थियरी को, है ना। तो हीजनबर्ग, इसको सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये डी ब्रोई जी का हाइपोथेसिस। डी ब्रोई, ब्रोगली नहीं बोलना इनको, ठीक है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस, डी ब्रोई हाइपोथेसिस। डी ब्रोई जी ने हाइपोथेसिस दिया कि अगर लाइट, जिसे आप बोल रहे हो ये एक वेव है, तो ये पार्टिकल है, वेव है और पार्टिकल भी है, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो वेव भी है, बात खत्म, बात खत्म। समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? समझ में आई बोलना क्या चाह रहे हैं? लाइट अगर वेव है और पार्टिकल भी है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वो वेव भी हो सकता है। तो बेसिकली बस यही था इनका हाइपोथेसिस। अच्छा ये थोड़ा समझा भी रहते, ऐसा नहीं है, जैसे जो मैंने आपको बताया कि मास देखो कितना कम है, 9.1 10 की पावर -31, स्पीड देखो कितनी कम, कितनी ज्यादा है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी 10 की पावर क्या बोलते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नियर है ना, एग्जैक्ट नहीं है पर ऑलमोस्ट तो नियर है ना, तो बहुत हद तक ये बात सही लगी। क्या इन्होंने प्रूव करी एग्जैक्टली? नहीं, इन्होंने एग्जैक्टली प्रूव नहीं किया, पर खैर ये पीएचडी वगैरह कर रहे थे, है ना, हाइपोथेसिस दे रहे थे। मैंने अपनी पीएचडी होती है, जब पीएचडी कर रहा होता है इंसान, है तो अपने अपने हाइपोथेसिस देते हैं, है ना, थियरीज बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, वैसा है, तो ये पूरी कहानी चल रही थी। तो वन ऑफ द वेरी अमेजिंग साइंटिस्ट डी ब्रोई जी, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल बट आई थिंक इट कैन एक्ट एज अ वेव एज वेल, ठीक है। तो ये इनका हाइपोथेसिस था। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस, अ मूविंग मटेरियल, एक और चीज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, पर देखो नाम क्या ले रहे हैं, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। दुनिया की हर चीज, जो भी पार्टिकल है वो मूव कर रही है, मूव कर रही है, behaves like a wave at times and like a particle at other time. Every moving material particle is connected with a wave. हर मूविंग मटेरियल जो इस दुनिया का है वो वेव है। अरे मैम एक सेकेंड एक सेकेंड, मिस एक्सेप्शन, एक क्वेश्चन आता है, आप इतनी देर से चल रहे हो, आप भी क्या एक वेव के फॉर्म में हो क्या? हाँ कह सकते हो, यू कैन से दैट। डी ब्रोई जी के हिसाब से हाँ, खैर बात तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सही है, पर क्या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे गलत है? गलत नहीं है, इन्होंने कहा गलत नहीं है, मैंने, हाँ देखो ये एक्यूरेट है माइक्रोस्कोपिक, छोटी छोटी चीजों के लिए एकदम सही बात निकल के आई आगे चल के, पर ये बड़ी बातों के लिए गलत भी नहीं कह रहे। इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं भी एक वेव हूं, समझो तुम, कार चल रही है ना हमारे सामने से, कार निकली वेव है, बाइक निकली वेव है, तो मैम एक सेकेंड, वो हमें पार्टिकल की तरह क्यों दिख रही है, वेव क्यों नहीं दिख रही? जवाब मिलेगा तुम्हें आगे, इसका जवाब आगे मिलेगा। पहले ये बताओ डी ब्रोई जी का हाइपोथेसिस समझ में आया? हाइपोथेसिस समझ में आया? बताओ मैम बैकलॉग कंप्लीट करें या यहां से स्टार्ट करें? बेटा तुम्हें क्यों जिंदगी में इतने बैकलॉग बनाने हैं? हाँ इतने बैकलॉग मतलब क्या कह दूं मैं? अब ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगे, रिस्पेक्टफुल लगेगा मैं तुमसे बोलूं बेटा क्लास से जाओ बैकलॉग कंप्लीट करो? नहीं ना, रिस्पेक्टफुल बेटा क्लास देखो, तुम रुको क्लास देखो, ठीक है। पहली चीज तो इतने बैकलॉग क्रिएट मत करो भाई, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं तो फटाफट फटाफट खत्म करो उन्हें, बैकलॉग को बैकलॉग मत बना लो, ठीक है। फिर जो लेक्चर चल रहा है उसको भी बैकलॉग बना लोगे। खैर आज वाला सेशन कंप्लीटली डिफरेंट है प्रीवियस लेक्चर से, तो आज वाले सेशन से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। यार इसमें एक बच्चे ने लिख दिया रिपीट, मतलब तुम लोग यार रिपीट टैग लगाओ रिपीट का तुम लोग। हाँ ये कौन सी चीज है, दुनिया की हर चीज तुम्हें रिपीट करके क्यों समझ में आती है? हाँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे साथ वो चीजें रिपीट हो गई ना जो हुई है, बहुत बुरा लग जाएगा फिर तुमको जितना तुम लोग मुझसे ये टॉपिक रिपीट करवा रहे हो ना, जैसा तुम्हारा हाल करके गया या गई है सामने वाला, वो रिपीट ना हो जाए। I mean, पढ़ते हैं हम लोग टॉपिक को। डी ब्रोई हाइपोथेसिस जी का ये कहना है, डी ब्रोई कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विच इज अ पार्टिकल कैन एक्ट एज अ वेव। हम इसे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं पर इन्होंने खैर एग्जैक्टली ये वर्ड बोला था, एवरी मूविंग मटीरियल पार्टिकल कैन एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोर्स एंड अ वेव नेचर, कैन शो अ वेव नेचर। हर एक मूविंग मटेरियल, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस, मूविंग मटेरियल पार्टिकल जितने भी होते हैं वो बिहेव कर सकते हैं वेव की तरह एट अ टाइम, और पार्टिकल की तरह, दोनों नेचर ये दिखा सकते हैं, डुअल नेचर दिखा सकते हैं। एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कनेक्टेड विद अ वेव, ठीक है। और समझते हैं इनके बारे में क्या बताया इन्होंने। इन्होंने बोला कि ना मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं, वेव लेंथ, वेव लेंथ आप निकाल सकते हो हर एक मूविंग पार्टिकल की, जो ये बताएगा कि भाई
इस फॉर्मूले से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक वेव नेचर भी शो हो रहा है, वेवलेंथ निकाल लेंगे। मतलब तुम सोचो ना, पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली जा रही है। वेवलेंथ किसकी निकलती है? वेव की। पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल लेंगे हम, हो सकता है क्या? हाँ, प्रूव हुआ। वेवलेंथ निकाली, वेवलेंथ आई h अपॉन p के, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, p इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं h अपॉन m इनटू v। इससे आप किसी भी मूविंग मटेरियल, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ निकाल सकते हो। मैं वापस से बोल दूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे पार्टिकल्स की जब आप बात करते हो ना, बहुत सही बात है। हाँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कई बार एक्यूरेट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, तो ठीक है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो एकदम 100% सही बात है ये, ठीक है। तो इन्होंने बोला डी ब्रोई हाइपोथेसिस सेज मैटर कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। जो मैटर है ना, जो भी पार्टिकल है दुनिया का, वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर दिखा रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलेंगे हम ये बात? लाइट भी तो दोनों नेचर दिखा रही है। लाइट जो एक वेव है, तुम उसे पार्टिकल बोल रहे हो, तो दुनिया में जो पार्टिकल है हम उसे वेव बोलेंगे, ठीक है। एंड इन्होंने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया। इन्होंने बोला जब आप वेवलेंथ निकालते हो किसी भी मूविंग पार्टिकल की, वो आती है h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे, ठीक है, विच इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। h क्या होता है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट डायरेक्ट लिख लो, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इनके हिसाब से, P इज मोमेंटम, ठीक है। From the above relation, it can be said that the wavelength of the matter is inversely proportional to magnitude of particle and linear momentum. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लैंक कांस्टेंट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास एंड वेलोसिटी के। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इतनी बातें सभी को क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, बता दो जल्दी से। क्लियर 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 है ना इतनी बातें? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला नोट करना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बढ़ते हैं। This relation is applicable to both माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो मैंने आपको बोला, इन्होंने ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं बोला छोटे छोटे पार्टिकल में, पर हाँ ये है कि माइक्रोस्कोपिक पे एकदम एक्यूरेट आंसर्स आते हैं, सब चीजें सही निकल के आती हैं। मैक्रोस्कोपिक में थोड़ा बहुत एक्यूरेसी हिल सकती है, ठीक है। द डी ब्रोई इक्वेशन इज वन ऑफ द इक्वेशंस दैट इज कॉमनली यूज्ड टू डिफाइन द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के टाइम पे जब भी हम किसी भी मैटर का, पार्टिकल का वेव नेचर बताते हैं तो हम डी ब्रोई इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जिबिट द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल हैविंग अ मोमेंटम एंड अ वेव दिस। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें भी डुअल नेचर होता है ना। आपने बोला जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें भी डुअल नेचर है, उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो भाई इनके हिसाब से ये एक फॉर्मूला है विच वी हैव टू लर्न। और इनके हिसाब से हर एक पार्टिकल जो है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दो नेचर है, डुअल नेचर है किसी भी मैटर का। क्वेश्चन मिस एक्सेप्शन, जरा आप एक बात बताइए, आप चल रहे हो है ना, आप भी तो वेव हुए ना, आप वेव की तरह क्यों नहीं दिख रहे हो? कार चल रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग पार्टिकल है, मूविंग मटेरियल है, ये वेव की तरह क्यों नहीं दिख रही? डी ब्रोई जी ने बोला मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इसकी वेवलेंथ निकालो। तुमने कहा एक सेकेंड, मेरे हिसाब से तो ये वेव ही नहीं है ना। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, वेवलेंथ निकालो। अच्छा ठीक है, मान लो हमें वेवलेंथ निकालनी भी है तो क्या आएगा? h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, है ना? यस मैम। अब मास अगर हम कार का देखें तो ये तो बहुत ज्यादा है भाई, यस और नो? लैम्डा की जब वैल्यू आएगी तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मास की वैल्यू कार के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, मतलब इस कार की वेवलेंथ बहुत छोटी निकल के आने वाली है। आप सोचो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मास है ना। मतलब 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अरे बाप रे यार 31 जीरो है मैम, कितना छोटा मास है। एग्जैक्टली बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में, फोटोन के केस में, छोटे छोटे पार्टिकल के केस में मास जो है वो बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल। मास इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दैट इज द रीजन मैम उसकी वेवलेंथ लार्ज आती है। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स, हम आप ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, इनका मास ज्यादा है, यानी कि इनकी वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट बोल लो, स्मॉल वेवलेंथ है, बहुत छोटी वेवलेंथ है। इस वजह से वो आपको वेव नेचर करते हुए दिख नहीं रहे कि भाई वेव ही तरह निकल रहा है, ऐसे नहीं है।
वेवलेंथ आएगी कोई, पर वो इतनी छोटी आएगी कि मतलब वो इसी वजह से आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, आप इसको वेव नेचर फील नहीं कर पा रहे हो. दिस इज द explanation that he gave. Why we cannot observe these waves? Because the wavelength of their motion is extremely small as their mass is very large. Yes or no? बताओ 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 बताओ. क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? यस और नो? यस और नो? क्लियर 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 क्लियर, अच्छे से क्लियर है ना? प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा दो मैम, प्रीवियस स्लाइड देख लो देख लो देख लो, वही बात है यार, जो भी बताई है वही लिखा हुआ है. समझ में आया ना डी ब्रोई जी का कहना क्या है? कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आसान है. अगर आप लाइट को, जो वेव है, आप बोल रहे हो पार्टिकल है, तो बाकी जो पार्टिकल है वो वेव है, सिंपल. ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, डी ब्रोई जी का हाइपोथेसिस है. आई होप ये समझ में आया होगा सबको, सबने इसको नोट किया होगा, फॉर्मूला जरूर से लिखा होगा. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है वापस से? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, एच अपॉन पी. अच्छा, यहाँ पे कई बार काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है. एक फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, सबको पता है ना? काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी तो यहाँ आएगा, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ 2 k m इंटू ई, ये आएगा के ई इंटू एम इंटू एम, ये आएगा. ये ऐसा करो, अभी रोक दो, अभी रोक दो. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको काइनेटिक एनर्जी बता दूंगी. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बता दूंगी. लैग आ रहा है क्या यार? लैग आ रहा है क्या? लैग तो नहीं आ रहा, मेरे में तो सही चल रहा है. अंडर रूट 2 m के ई या तो लिख लो, या तो अभी हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिख लेना. बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? लैग तो नहीं है? कहाँ लैग है भाई, जबरदस्ती लैग लैग लिख रहे हो. चलो, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ये वाली बात हो गई होगी. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया. फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला ये रहा, लिखना लिख लो, अंडर रूट 2 के एम ई, मतलब के ई इंटू एम. ठीक है, मोमेंटम, ये चाहो तो लिख लो, है ना, चाहो तो लिख लो, चाहो तो इसको छोड़ दो, अभी आगे भी आपको लिखवाया जाएगा. लैग 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 लैग, यार क्यों लैग लिख रहे हो सब? एक बार बता दो प्लीज, एक बार बता दो. इज ऑल ओके? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग ओके? नो लैग ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, डन डन डन. चलो आगे बढ़ते हैं. ये हो गया ये हो गया ये हो गया. डेविसन एंड जर्मर. अब देखो हुआ क्या, ये जो हीजनबर्ग जी ने बात कही, ये एक अनसर्टेनिटी, हीजनबर्ग ने जो बात करी, हीजनबर्ग कह रही हूं मैं, डी ब्रोई जी ने सॉरी जो बात करी थी, डी ब्रोई जी के हिसाब से हाइपोथेसिस है. मतलब ऐसा कोई उन्होंने प्रूविंग नहीं बताई. हाँ वेवलेंथ बताई हमें निकालना कि वेवलेंथ निकल सकती है ये वो, पर कोई आज सच प्रूविंग नहीं थी इनके पास. खैर, समझने वाले को इशारा काफी है ना, लोग समझ रहे थे काफी हद तक ये बात सही है, क्यों नहीं हो सकता, वेवलेंथ निकल रही है, सब हो रहा है, तो हाँ ये बात हो सकती है, बट प्रूविंग नहीं था. तो इसको प्रूव किया गया, और इसको जिसने प्रूव किया वो थे हमारे डेविसन एंड जर्मर. डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डिफ्रैक्शन वगैरह का एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, इन्होंने प्रूव किया कि जो भी हीजनबर्ग क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, डी ब्रोई जी ने बोला है हाइपोथेसिस में, वो सही है. डी ब्रोई जी ने जो भी हाइपोथेसिस में बोला है वो सही है, वो प्रूव हो गया. अच्छा, हम क्या एक्सपेरिमेंट था, तो द एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन आवर सिलेबस, ना हमें पढ़ना है, डिटेल में जानना नहीं है, लेकिन ये बस हमें याद रखना है कि डेविसन एंड जर्मर जी थे जिन्होंने ब्रदर थे जिन्होंने प्रूव किया कि जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस ने बोला है, जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस में बताया गया है, वो बात सही है. और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिफ्रैक्शन. एक डिफ्रैक्शन करवाया इन्होंने जिससे ये चीज प्रूव हो गई. ठीक है, तो डेविसन एल एच जर्मर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट नोन एज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करवाया. अगेन हमें इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं जानना है, नो डिटेल रिक्वायर्ड, बस हमें पता होना चाहिए. डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से ये प्रूव किया कि जितनी भी चीजें डी ब्रोई हाइपोथेसिस में बोली गई है वो सही है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ डुअल नेचर, है ना, इसके पास वेव नेचर भी है, ये चीज यहां से प्रूव हो जाती है. आगे बढ़ते हैं. हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां तक सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? चलो भाई, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. डेविसन जर्मर के बाद अब हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने वाला है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अभी भी थोड़ी वैसी बातें हो रही है. अनसर्टेनिटी मतलब ऐसा कुछ अनसर्टेन सा है ना. हाँ चलो मैं एक एग्जांपल से देती हूँ. ठीक है, अब हम वापस एक एग्जांपल लेके आते हैं. ठीक है, अब हम वापस एक एग्जांपल लेके आते हैं. ठीक है, हेलो, हाँ पानू कहाँ हो? गाइस, पानू ऑन द कॉल, प्लीज गाइस हैव सम पेशेंस. कहाँ पे हो?
अच्छा, शर्मा जी चाय वाले के पास खड़े हो क्या? शर्मा जी चाय वाले के पास खड़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थे क्या? क्या? फोन काट दिया। आज के बाद फोन मत करना, इसने बोला है। ओके ऑल राइट। मतलब ये क्या बात हुई मैम, ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से करती हूँ, एक बार मना लेती हूँ, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। मैं ये कह रही हूँ तुम्हारी स्पीड क्या थी? अच्छा अच्छा, 70 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अच्छा, शर्मा जी के चाय वाले जो शर्मा जी हैं उनके पास खड़े हो क्या अभी इस टाइम पे? एग्जैक्टली तुम वही होगे अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो। अच्छा, कभी भी फोन ना करूं? अच्छा अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा ओके, ये क्या था मैम? ये क्या बात हुई मैम? ये क्या बात हुई? ये तो मैम आपने हमारी कॉन्वर्जेशन रिपीट कर दी। आपका लग तो अच्छा ही होगा लेकिन हमारा ये तो ऐसा लग रहा है ना मैंने तुम्हारी कॉन्वर्जेशन रिपीट कर दी। बट कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रोना नहीं अगेन। तो यार ये क्या बात की मैम आपने? आपने एक बार लोकेशन पूछी और आपने स्पीड बताई, वो गलत निकली। फिर उन्होंने स्पीड बताई, आपने लोकेशन बताई तो वो गलत निकली। मतलब आप ये कह रहे हो एक बार आप स्पीड पूछ रहे हो और उसके हिसाब से अगर आप लोकेशन बता रहे हो तो वो गलत आ रही है। अगर आप लोकेशन पूछ रहे हो और उसके हिसाब से आप स्पीड बता रहे हो तो वो गलत आ रही है। और वो कब आ रही है? जब हमारे पानू भाई साहब क्या कर रहे हैं? पानू जी हमारे चला रहे कार, गाड़ी, गाड़ी बेसिकली गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं, है ना। एक बार मैंने पूछा कहा, उन्होंने बोला शर्मा जी वाले के यहाँ, मतलब एग्जैक्ट शर्मा जी की दुकान पड़ी है। मैंने बोला अच्छा तुम 100 किलोमीटर पर आवर से हो, गलत हो गया आंसर। फिर मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, तुम स्पीड बताओ, तो उसने बोला 70 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बोला शर्मा जी के पास हो? उसने कहा नहीं। तो मतलब ये क्या बात हुई मैम? अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दुनिया में जितनी भी चीजें मूव कर रही है, अगेन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्यूरेट निकलेगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा सा आंसर डगमगा सकता है कह लो, है ना। बट फिर भी हर एक चीज जो चल रही है, मूविंग में है, एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेट हो रही है, हर एक चीज जो एक्सेलरेट हो रही है, अगर आपको कभी भी उसका मास पता चल गया तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे। मास और पोजीशन, मास और पोजीशन, मास और पोजीशन, दो चीजों याद रखो, दो चीजों को याद रखो, मास और पोजीशन। मतलब जो मैं पोजीशन बता रही हूं तो मैं स्पीड की बात कर रही हूं, स्पीड की जगह वो मास की बात करेंगे, वो बोलेंगे मास। मतलब अगर मैं ये बोलती तुम्हारी गाड़ी का वेट 100 किलो था क्या, तो वो भी गलत आता। इन शॉर्ट, हर एक दुनिया में जो चीज एक्सेलरेशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज अंडर एक्सेलरेशन, विच इज अंडर एक्सेलरेशन, अगर अंडर एक्सेलरेशन है तो अगर आपको उसका मास पता चल जाता है ना, मास स्पीड मोमेंटम जो भी बोल लो यार, एक ही बात है, अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे, है ना। अगर आपको लेट्स से स्पीड बोल लो, अगर आपको उसका स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी बोलो, चलो मास इंटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, अगर आपको ये पता चल जाता है ना, तो आप कभी भी उसकी पोजीशन नहीं बता सकते जिंदगी में। अगर आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट बात हो रही है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। और अगर आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता ली, पोजीशन बता ली, तो आप कभी भी उसका मास, वेलोसिटी, है ना, जो स्पीड वगैरह है वो नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल। ये तो बहुत ही सर से ऊपर से चला गया मैम। ये हीजनबर्ग जी ने क्या